नमस्कार, मैं आरती शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों को लेकर। इस बार प्रश्न सामान्य हिंदी से संबंधित नहीं है, हिंदी पेडागॉजी से संबंधित है, यानी कि सीटेट 2021 के प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले 2018 से लेकर 2023 तक के सीटेट के जितने भी पेपर हुए हैं, उनमें सामान्य हिंदी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैंने अपने वीडियोस में कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर अवश्य देख लें। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न है, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये जो द्विभाषिकता है, यानी कि जो बच्चे अपनी मातृभाषा को भी सीखते हैं तथा विद्यालय में भी आकर अलग-अलग भाषाओं को सीखते हैं। तो यहाँ पर द्विभाषिकता और कौन सी उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा विद्वत, यानी कि बच्चा अलग-अलग भाषाओं को सीखता है तथा उसकी जो जानकारी है वह बहुत ज़्यादा भाषा से संबंधित बढ़ जाती है। यहाँ पर सही उत्तर विद्वत होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो यदि आप प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, तो जब हम हिंदी भाषा पढ़ाएँगे, तो कौन से पक्ष पर सर्वाधिक बल हम देंगे? तो हम भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल देंगे। बाकी के जो भी जितने भी ऑप्शंस हैं, ये सही नहीं है। यहाँ पर भाषा प्रयोग जो है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा प्रयोग से बच्चा व्याकरणिक नियमों को भी सीख लेगा, व्याकरणिक ज्ञान को भी, और भाषा ज्ञान भी उसको हो जाएगा। तो सर्वाधिक पक्ष कौन-सा, वज़नदार कौन-सा पक्ष है? यहाँ पर भाषा प्रयोग। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है। तो जो मौखिक भाषा का जो आकलन है वह किस पर सर्वाधिक बल देता है? वह बल देता है विचारों की क्रमबद्धता पर, यानी कि विचार जो है वह क्रमबद्ध रूप से आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो इनकी क्रमबद्धता पर मौखिक भाषा का जो आकलन है वह सर्वाधिक बल देता है। बाकी जब विचार क्रमबद्ध होंगे तो धारा प्रवाह की तीव्रता भी हो जाएगी, जो संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग भी बच्चा करेगा, उच्चारणगत शुद्धता भी होगी। तो ये जो है यहाँ पर ये जो विकल्प है वह सर्वाधिक वज़नदार है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है या अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या फिर भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है? तो स्किनर जो है वे अनुकरण पर बल देते हैं कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो ये इसका सही उत्तर है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? ये प्रश्न किससे जुड़ा है? तो पहली बात तो ये कि ये प्रश्न कहाँ है? ये प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है। और फिर उसके बाद में प्रश्न पूछा गया है कि यदि ऐसा होता, यदि तुम ऐसा करती, तो तुम क्या करती? तो ये प्रश्न जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? क्या ये विभिन्न व्यवसायों से जुड़ा है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा है, चिंतन क्षमता के विस्तार से जुड़ा है, या फिर परिवार की जानकारी से जुड़ा है? तो यहाँ पर बच्चे की हम जो है बच्चे का क्या आकलन कर रहे हैं यहाँ पर? उसके चिंतन क्षमता के विस्तार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? चिंतन क्षमता के विस्तार से ये प्रश्न जुड़ा है। ये जो चिंतन क्षमता है, इसके विस्तार को, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अपसारी चिंतन। क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वे मुक्त उत्तर वाले होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, उसमें कोई भी रोक नहीं होती है। बच्चा अपने हिसाब से उत्तर देता है, वो बंधा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह विकल्प संख्या 3। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? जब आप भाषा का आकलन करेंगे
तो आप क्या करेंगे? कौन-सा बिंदु आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? हम सीटेट के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसको जब हम आकलन करेंगे, तो हमें कौन-सा बिंदु सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगेगा। यहाँ पर ना तो हम आलंकारिक भाषा की तरफ जाएँगे, ना ही भाषा की संरचना की तरफ और ना ही व्याकरण सम्मत भाषा की तरफ। अगर व्यक्ति की सहज अभिव्यक्ति होगी, वह सहज रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएगा, तभी वह फिर बाकी के जो भी ये पॉइंट्स हैं, इनकी तरफ बढ़ेगा। यदि उसको सही तरीके से बोलना आएगा, तो फिर वो अपनी बात सहज रूप से रख पाएगा, चाहे वह लिखित रूप से हो या फिर मौखिक रूप से। उसको क्या करना है? पहले बोलने का अवसर प्रदान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या 1 सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, भाई कक्षा 1 में लिखना वह कहाँ से प्रारंभ होता है? यदि क्लास 1 में लिखना प्रारंभ होगा तो वह चित्र बनाने से प्रारंभ होगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हो? अब यहाँ पर 4 विचार दिए गए हैं कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो यहाँ पर ये जो नहीं वाले हैं, ये नकारात्मक उत्तर हैं, तो इन नकारात्मक उत्तरों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हाँ, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये तो पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्या ये एक साथ नहीं सीखे जा सकते? तो हाँ, एक साथ तो नहीं सीखे जा सकते, क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो हाँ, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। दोनों भी यहाँ पर उत्तर हमें सही लग रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो भाषा कौशल है वे कौन से हैं? तो आपको अगर याद रखना है तो LSR W के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। L यानी लिसनिंग, S यानी स्पीकिंग, R यानी रीडिंग और W यानी कि राइटिंग, यानी कि श्रवण, वाचन और पठन तथा लेखन। ये 4 जो है हिंदी भाषा के कौशल कहे जाते हैं, जो कि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। किस प्रकार से? जब व्यक्ति अच्छे से सुनेगा, तो वो अच्छा बोल पाएगा और उसके बाद में वह अच्छे से पढ़ भी पाएगा तथा लास्ट में यानी कि अंतिम में वह क्या करेगा? अच्छे से लिख पाएगा। तो ये जितने भी कौशल हैं, वे क्रम से तो होते हैं, लेकिन अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह विकल्प संख्या 2। अब इसके बाद में अगला प्रश्न, हम भाषा के माध्यम से रिक्त स्थान और रिक्त स्थान भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं, फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये जो उत्तर होगा इसका सही होगा। बाकी के जो उत्तर हैं अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये पर्यायवाची नहीं है। विचरण करना यानी कि घूमना, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। हाँ, इसका जो उत्तर होगा वह विकल्प संख्या 4। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं। ये उसका उत्तर कैसे आया? तो इसका उत्तर आप खुद देखिए कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप महसूस करोगे। यदि आप गुस्से में हो तो आप क्या करोगे? भाषा के ज़रिए अपने गुस्से को प्रकट करोगे। यदि आप किसी से स्नेह जताना चाहते हो तो अपनी भाषा के ज़रिए आप उसको स्नेह जताओगे। तो यहाँ पर सोचना और महसूस करना भाषा के माध्यम से सहज रूप से हो पाता है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। किससे उसका नाता ना टूटे? भाषा प्रयोग से। तो यहाँ पर भाषा प्रयोग से हिंदी सिखाने के दायरे में हिंदी सिखाने के दायरे को हमें इतना बड़ा करना चाहिए कि जो बच्चे का भाषा प्रयोग है उससे उसका दायरा, उसका नाता ना टूटे। तो यहाँ पर मातृभाषा भी आती है कि बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से है उससे उसका नाता ना टूटे, वो अपनी भाषा का सहज रूप से इस्तेमाल करे और साथ ही साथ वह भाषा भी
दूसरी भाषा को भी ग्रहण करें। फिर इसके बाद में प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। बाल साहित्य, बाल यानी कि क्या, बच्चों का, है ना, बाल यानी बच्चे, और साहित्य यानी साहित्य, बच्चों का साहित्य। अब ये जो बच्चों का साहित्य है वह कैसा है, वह सरल होता है, रंगीन चित्रों वाला होता है और वो बच्चों के लिए है। लेकिन इसमें जो वज़नदार ऑप्शन है उसको हम फिर से देखते हैं कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। यानी कि इसमें आप नाटक भी देख सकते हो, क्योंकि वह बाल साहित्य है तो बच्चों के लिए नाटक भी होगा, कविताएं भी होंगी, उनके लिए वो जो है रंगीन भी रहेगा और उसके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, यानी कि बच्चों के स्तर का रहेगा। तो ये क्या करेगा, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करेगा। अलग अलग भाषाओं के जो भाषा सीखने के जो साधन होते हैं उनको प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वह होगा विकल्प संख्या 3। तो यदि आप यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए प्रेरणादायी होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। कृपया आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हाँ, अपने मित्रों के साथ में इसको साझा करना मत भूलिएगा। तो अभी से जल्दी से शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं, नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वह है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़ने की कुशलता में आप जब इन विकल्पों को देखोगे तो शब्द पढ़ना, तीव्र गति या उच्चारणगत शुद्धता या फिर अर्थ निर्माण। तो यहाँ पर यदि बच्चा अच्छे से अर्थ निर्माण करेगा, यानी कि जो शब्द बताना चाहता है, शब्द अपने आप में कुछ बताता है ना, तो यदि वह वाक्य या शब्द कुछ बताना चाहता है तो अगर उस अर्थ को बच्चा ग्रहण कर लेता है तो वो क्या करेगा, शब्द को तो अच्छे से पढ़ ही पाएगा, तीव्र गति भी हो पाएगा, उसकी उच्चारणगत शुद्धता भी होगी। परंतु यदि वह अर्थ निर्माण कर लेगा तो भाषा का अपना जो लक्ष्य है वह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ने की कुशलता में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वह अर्थ निर्माण होता है, यानी कि बच्चा अर्थ ग्रहण कर ले, वही भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, पढ़ने की कुशलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर उसके बाद में अगला, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका क्या आधार है? तो इसका जो आधार है, क्या बड़ों की परिपक्व भाषा है, या फिर उसके बच्चों के द्वारा जो बड़ों का अनुकरण है वो है, या फिर परस्पर प्रश्नोत्तर है, या फिर परस्पर अंतःक्रिया है। तो यदि बड़ों की परिपक्व भाषा होगी, उसको बच्चा सुनेगा तो उससे अनुकरण से भी नहीं होगा। क्या होगा जब बच्चे बातचीत करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसको जो स्कोप मिल रहा है बातचीत करने का वह ज़्यादा है, एकल परिवार में वह स्कोप कम रहता है। तो यहाँ पर परस्पर अंतःक्रिया जो है वह क्या होगी, सही उत्तर इसका अंतःक्रिया होगा। बाकी के सारे जो विकल्प हैं वे कम मायने रखते हैं, और ये जो है परस्पर अंतःक्रिया जिसमें बच्चा प्रश्न भी पूछेगा, बड़ों का अनुकरण भी करेगा, उनकी परिपक्व भाषा को भी सुनेगा। तो ये क्या हुआ, इसका विकल्प संख्या 3, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो इसमें सर्वाधिक योगदान जो होता है बच्चों का, उनके लेवल पर हम जाएंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्रों को बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करेगा जितना वो बाल साहित्य की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करेगा। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कविताएं भी उसमें आ जाएंगी और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसमें आ जाएंगी। किसमें आ जाएंगी? बाल साहित्य की पुस्तकों में। तो इसका जो उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, यानी कि बाल साहित्य की पुस्तकों का इसमें ज़्यादा योगदान होगा। किसमें? भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र बढ़ेगा जब वह बाल साहित्य की पुस्तकों को पढ़ेगा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चा हमारे विद्यालय में आता है और फिर जब वो भाषा सीखने के लिए उद्यत होता है, यदि हम उसको बोलने का अवसर नहीं देंगे, यदि हम उसके साथ में बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर वो भाषा कैसे सीखेगा? तो सरल पाठ्य पुस्तक इसका उत्तर नहीं होगा, ना ही साहित्य। वो तो पहली बार आया है ना, बच्चा जब आया है तो वो साहित्य कहाँ से पढ़ लेगा? तो ये नहीं होगा, चार्ट पोस्टर ये भी नहीं होगा और सरल पाठ्य पुस्तक ये भी नहीं होगा। क्या होगा? उसको बातचीत करने का अवसर देना, उसके साथ बातचीत करना। तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, यानी कि समृद्ध यानी कि वहाँ पर भरपूर उसको मौका मिलना चाहिए, किसका? अपनी बातचीत को संप्रेषित करने का, बोलने का। यहाँ पर विकल्प संख्या 2। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो क्या ये स्वीकार्य है? ज़रूर स्वीकार्य है, क्योंकि बच्चे जब अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो वे उसको सही तरीके से बोल पाएँगे। यानी कि जो भाषा सीखने के लिए आए हैं, तो उसमें जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो जल्दी से ग्रहण करने लायक रहेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई या बेन का प्रयोग किया जाता है, तो रूपा का क्या उद्देश्य है? क्या रूपा अन्य भाषाओं को जानना चाहती है या सभी बच्चों को अवसर देना चाहती है या फिर भाषिकता को संबोधित करना है या फिर अभ्यास प्रश्न को करवाना है? तो यहाँ पर रूपा कोई अन्य भाषाओं को नहीं जानना चाहती है, वह अभ्यास प्रश्न को भी ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं कि सभी बच्चों को अवसर देना या फिर बहुभाषिकता को संबोधित करना। बहुभाषिकता यानी कि अलग-अलग भाषाओं को संबोधित करना। यहाँ पर वह सभी बच्चों को अवसर देना चाहती है, लेकिन वह क्या करना चाहती है? बहुभाषिकता को यानी कि अलग-अलग परिवारों से, अलग-अलग भाषाओं से आए हुए बच्चों को अवसर देना चाहती है। तो जो हमारा ज़्यादा वज़नदार ऑप्शन है यहाँ पर, विकल्प है, वह विकल्प संख्या 3 है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3। अब बढ़ते हैं आगे। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जो अर्जन क्षमता सिद्धांत है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये चॉम्स्की ने दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चॉम्स्की। उन्होंने कहा था कि बच्चा अपने साथ में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होता है। अगला प्रश्न, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बच्चों की अगर हम लेखन क्षमता का आकलन करेंगे तो इसमें जो प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं उनको हमें जानना है, सही उत्तर को हमें ढूंढना है। तो आप भी इन प्रश्नों के आपको जो विकल्प सही लगता है आप उसको जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख कर बता सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों को जो हमारे प्रश्न विकल्पों में दिए हुए हैं उनको हम समझ लेते हैं। क्या है? पहला जो प्रश्न है वह है बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखो, या फिर बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखो, या फिर बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित करो, या फिर बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दो। तो यहाँ पर जब हम इन चारों उत्तरों को विकल्पों को हम देखते हैं तो यहाँ पर जो बहादुर बित्तो की कहानी को शीर्षक तो शीर्षक देने मात्र से लेखन क्षमता का आकलन नहीं हो जाएगा। यदि हम संज्ञा शब्दों को चिन्हित करें तो संज्ञा शब्द भी जो है वह क्या करेगा? एक सीमित ज्ञान तक रख देगा। फिर इसके बाद में बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी को अगर हम लिखवाएंगे तो बच्चा जो कहानी उसने पढ़ी है वह वैसी की वैसी लिख देगा, तो ये भी नहीं होगा।
इसमें यहाँ पर लेखन क्षमता का विस्तार भी हमको दिखाई देता है और सृजनात्मकता भी हमको दिखती है। तो जो इसका जो उत्तर होगा वह है विकल्प संख्या 2 कि वह कहानी का अंत बदलकर पूरी कहानी लिखेगा। फिर इसके बाद में बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। पोर्टफोलियो रिक्त स्थान में मदद करता है। पोर्टफोलियो जो है क्या होता है? पोर्टफोलियो जिसमें बच्चे के जो विकास से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वो लिखे जाते हैं कि उसने कितना किया, क्या क्या काम किया, उसका व्यवहार कैसा था। तो वह क्या करेगा? पोर्टफोलियो क्रमिक प्रगति का आकलन करने में सहायता करेगा। तो यहाँ विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? यानी कि अगर हम प्राथमिक स्तर पर देखें तो जो भाषा शिक्षण अगर हम कराएंगे तो सर्वाधिक कथन कौन सा उचित होगा? यहाँ पर बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। सही बात है कि हमें उनको क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, ये सही है। फिर क्या बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जाए? तो यहाँ पर खाली अगर बच्चों को भाषा की पाठ्यपुस्तक देंगे तो फिर वो सही नहीं होगा। फिर सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से नहीं, ऐसा नहीं है। सबका अलग-अलग बौद्धिक स्तर होता है तो समान रूप से प्रगति नहीं होती है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो हाँ, कि बच्चों को हम विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य अगर पढ़ने के अवसर देंगे तो उसमें भाषा शिक्षण जो है वह अच्छा होगा। तो इसका जो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा विकल्प संख्या 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है, बच्चों को क्या करना चाहिए? हमें भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है, तो उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः रिक्त स्थान के कारण ऐसा करती है। तो माया किस के कारण ऐसा करती है? माया किस वजह से ऐसा करती है? तो ये होगा यहाँ पर वह लापरवाही करती है, अज्ञानता है उसमें, या फिर अरुचि है। तो ये तीनों भी जो विकल्प हैं वे सही नहीं है और अध्यापक होने के नाते हमारे शब्दकोश में ऐसे जो विकल्प हैं वो नहीं होने चाहिए। तो डिस्ग्राफिया जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि माया को लिखने में, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। फिर इसके बाद में अगला, लिखने में यहाँ पर डिस्लेक्सिया होता तो वह पढ़ने का होता था, डिस्ग्राफिया यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखने में माया को कठिनाई होती है। तो यहाँ तक 2021 के पहले पेपर में जो भी हिंदी शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न थे वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई थी। तो ये प्रश्न यहाँ पर खत्म होते हैं। आशा है आपको मेरे द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको प्रयास पसंद आता है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इसके बाद में आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके भाई बंधुओं के लिए अच्छा है, तो आप उनके साथ में भी इस वीडियो को साझा अवश्य कीजिए। और हाँ, उनसे भी अनुरोध कीजिएगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो मिलते हैं अगले प्रश्नों में, अगले वीडियो में और कुछ प्रश्नों को लेकर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।